यह है रोसेटा स्टोन। यह मिस्र के चित्रलिपि को समझने की कुंजी थी और यह ब्रिटिश संगीत के सबसे अनमोल और मूल्यवान खजानों में से एक है। रोसेटा स्टोन पर लिखावट पुजारियों और किस मिस्र के फराओ के बीच कर समझौता है। क्या होगा अगर अतीत के बारे में हम जो कुछ भी समझते थे वह केवल सतही जानकारी हो? 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से एक ही कलाकृति मानव इतिहास के केंद्र में रही है, शांत, सरल, फिर भी एक लुप्त सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने की क्षमता रखने वाला रोसेटा स्टोन मात्र एक खोज नहीं था। यह एक ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि थी जिसने हमें प्राचीन मिस्र की आवाजें फिर से सुनने का अवसर दिया। विद्वानों का मानना था कि उन्होंने इसका रहस्य सुलझा लिया है। उन्होंने हमें बताया कि रहस्य सुलझ गया है। यह राजा टॉलेमी पंचम के शासनकाल में जारी किया गया एक शाही फरमान मात्र था, जिसका सावधानीपूर्वक अनुवाद किया गया था और जिसे पूरी तरह समझा गया था। मामला सुलझ गया था, लेकिन अब वह निश्चितता टूटने लगी है, क्योंकि 2026 में कुछ अभूतपूर्व घटित हुआ। वैज्ञानिकों ने संपूर्ण शिलालेख को उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में डाला। ये मशीनें ऐसे पैटर्न का पता लगाने के लिए बनाई गई हैं जिन्हें मानव मस्तिष्क नहीं देख सकता। केवल शब्द ही नहीं, बल्कि छिपी हुई संरचनाएं, बार बार दोहराई जाने वाली विसंगतियां और सतह के नीचे दबी हुई गहरी भाषाई परतें भी। और एआई को जो मिला वह अप्रत्याशित था। सूक्ष्म विसंगतियां, अजीब पुनरावृत्तियां, सांकेतिक वाक्यांश जो किसी साधारण राजनीतिक फरमान से मेल नहीं खाते। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पत्थर में एक दूसरा संदेश भी छिपा हो सकता है, एक ऐसी चीज जिसे आसानी से समझना कभी मुमकिन नहीं था, या शायद जिसे कभी खोजा ही नहीं जाना था। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो घटेगा उससे इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। जब रोसेटा स्टोन को मिस्र के रोसेटा शहर से निकाला गया और 1801 में ब्रिटिश सैनिकों को सौंप दिया गया, तो पहली बार जब इसे सूचीबद्ध किया गया, तब इसे केवल 3 शिलालेखों वाला एक काला पत्थर बताया गया था। केवल इस विवरण से ही इसके वास्तविक स्वरूप के बारे में एक लंबी गलतफहमी पैदा हो गई। और जैसा कि हम देखेंगे, इस पत्थर के साथ गलतफहमी हर जगह जुड़ी हुई प्रतीत होती है। लंदन पहुंचने पर लोग चाहते थे कि प्राचीन लिपि अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उत्कीर्ण अक्षरों को उभारने के लिए उन पर सफेद चाक रगड़ा गया। फिर जिज्ञासु आगंतुकों के लगातार स्पर्श से सतह की रक्षा करने के लिए इस पर कारनाउबा मोम की एक परत चढ़ाई गई। उस परत ने रंग को नाटकीय रूप से गहरा कर दिया, जिससे पत्थर लगभग पूरी तरह से काला दिखने लगा। इसी कारण कई वर्षों तक इसे गलत तरीके से काले बेसाल्ट से बना हुआ माना जाता रहा। सदियों बाद जब 1999 में पत्थर की सफाई की गई, तो उसमें मौजूद सभी प्रारंभिक जोड़ तोड़ को अंततः हटा दिया गया। जो सामने आया उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। चट्टान का गहरा भूरा रंग फिर से प्रकट हो गया, साथ ही उसकी क्रिस्टलीय सतह की प्राकृतिक चमक भी। ऊपरी बाएं कोने में फैली एक हल्की लेकिन आकर्षक गुलाबी नस भी पहली बार दिखाई दी। भूवैज्ञानिकों ने इसकी तुलना मिस्र से प्राप्त चट्टानों के नमूनों से की और पाया कि यह असवान क्षेत्र में एलिफेंटाइन के पास नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित गेबेल टिंगर की एक छोटी खदान से प्राप्त ग्रैनोडायोराइट से काफी मिलती जुलती है। गुलाबी नस उस क्षेत्र के ग्रैनोडायोराइट की एक जात विशेषता थी, जिससे इसके वास्तविक मूल के बारे में संदेह कम ही रह गया।
यह पत्थर अपने आप में एक विशाल और भारी ब्लॉक है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट 8 इंच, चौड़ाई 2 फीट 5 इंच और मोटाई 11 इंच से थोड़ी अधिक है। इसका वजन बहुत अधिक है, लगभग 760 किलोग्राम, यानी लगभग 1680 पाउंड। देखने में साधारण लगने वाली इस वस्तु की भौतिक उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली है। इस पत्थर को इतना खास बनाती हैं इसकी सतह पर खुदी हुई 3 अलग-अलग लिपियां। ऊपरी भाग में प्राचीन मिस्र के चित्रलिपि हैं, जो मध्य मिस्र की लिपि कहलाती है। यह उस समय भी एक पुरानी, लगभग पुरातन शैली थी, जिसे विशेष रूप से धार्मिक और औपचारिक ग्रंथों के लिए चुना गया था। इसके नीचे दूसरा भाग डेमोटिक लिपि में लिखा गया है, जो टॉलेमिक काल में मिस्र की आम लेखन शैली थी और रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा को अधिक सटीक रूप से दर्शाती है। अंत में सबसे नीचे तीसरा भाग प्राचीन ग्रीक में लिखा गया है, जो टॉलेमिक शासकों के अधीन मिस्र की प्रशासनिक भाषा थी। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसे एआई बाद में महत्वपूर्ण मानेगा। आज हम जो पत्थर देखते हैं वह एक बहुत बड़े टुकड़े का मात्र अंश है। सबसे ऊपर स्थित चित्रलिपि वाला भाग सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ है। केवल अंतिम 14 पंक्तियां ही दिखाई देती हैं और वे सभी क्षतिग्रस्त हैं। मध्य डेमोटिक भाग बेहतर स्थिति में संरक्षित है, जिसमें 32 पंक्तियां अभी भी पठनीय हैं। सबसे नीचे स्थित ग्रीक भाग सबसे पूर्ण है, जिसमें 54 पंक्तियां हैं, हालांकि वे भी एक टूटे हुए तिरछे किनारे की ओर विलीन हो जाती हैं। रोसेटा पत्थर की तुलना उसी काल के समान शिलाखंडों, विशेष रूप से 238 ईसा पूर्व के कैनोपस के फरमान से करने पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मूल पत्थर लगभग 1 फुट अधिक ऊंचा रहा होगा। उस लुप्त भाग में चित्रलिपि की अतिरिक्त 14 या 15 पंक्तियां होतीं, और उस पाठ के ऊपर इस प्रकार के अन्य शिलाखंडों में आमतौर पर एक उत्कीर्ण दृश्य होता था, जिसमें राजा को देवताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था और उसके ऊपर एक पंखों वाला चक्र होता था, जो दैवीय सत्ता का पारंपरिक सुरक्षात्मक प्रतीक था। रोसेटा पत्थर, जैसा कि आज भी मौजूद है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वे तत्व पूरी तरह से गायब हो गए हैं। इससे एक सवाल उठता है जिस पर एआई बाद में फिर विचार करेगा। और क्या गायब हो सकता है? एआई ने पाठ में क्या छिपा पाया? यह समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि पाठ आधिकारिक रूप से क्या कहता है और इसे किन परिस्थितियों में लिखा गया था, क्योंकि आधिकारिक कहानी और असल कहानी में बहुत अंतर है। राजा टॉलेमी पंचम के राज्याभिषेक के बाद उनके सम्मान में यह विशाल पत्थर की शिला स्थापित की गई थी। इस पर खुदा हुआ फरमान राजा की स्वयं की घोषणा नहीं थी। इसे प्राचीन शहर मेम्फिस में एकत्रित हुए पुजारियों के एक विशाल समूह द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने इस घटना की तिथि को मैसेडोनियन और मिस्र दोनों पंचांगों में दर्ज किया, जिसके अनुसार यह घटना 27 मार्च 196 ईसा पूर्व को हुई थी। यह टॉलेमी के शासनकाल का 9वां वर्ष था। इस फरमान में अनुष्ठान करने वाले पुजारियों के नाम बताए गए। शाही वंश की पूजनीय महिलाओं को सम्मानित किया गया और युवा राजा की उदारता की प्रशंसा की गई। लेकिन यहीं कुछ गड़बड़ लगती है। पाठ में एक दूसरी तारीख भी दिखाई देती है। ग्रीक और चित्रलिपि संस्करणों में एक और दिन दिया गया है, 27 नवंबर 197 ईसा पूर्व, जिसे राजा के राज्याभिषेक की आधिकारिक वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया गया है। डेमोटिक पाठ एक और संस्करण प्रस्तुत करता है, जिसमें फरमान और वर्षगांठ को मार्च में कुछ ही दिनों के अंतराल पर रखा गया है। इन अभिलेखों में विसंगति क्यों है, इसका पूर्ण स्पष्टीकरण
आज तक किसी ने नहीं दिया है। विद्वानों ने वर्षों से इस बात पर ध्यान दिया है, इसे प्रशासनिक असंगति मानकर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन एआई ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि हम उस बिंदु पर पहुंचें, हमें यह समझना होगा कि आखिर यह आदेश लिखा ही क्यों गया था। क्योंकि उस समय की राजनीतिक स्थिति बेहद विकट थी। टॉलेमी चतुर्थ फिलोपेटर के पुत्र टॉलेमी पंचम एपिफेन्स अत्यंत हिंसक परिस्थितियों में बचपन में ही राजा बन गए थे। उनके माता पिता दोनों की मृत्यु उनके पिता की प्रेमिका से जुड़े एक दरबारी षड्यंत्र में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद षड्यंत्रकारियों ने बालक के नाम पर शासन किया। उनका नियंत्रण तब ध्वस्त हो गया जब एक विद्रोह भड़क उठा और अलेक्जेंड्रिया की क्रोधित जनता ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब ट्लेपोलिमस नामक एक सेनापति ने बालक राजा के संरक्षक के रूप में सत्ता संभाली, लेकिन अंततः उसे भी हटा दिया गया और उसके स्थान पर एलिसिया के अरिस्टोमेनेस को नियुक्त किया गया, जो उस समय सत्ता में थे जब फरमान जारी किया गया था। इस बीच मिस्र की बाहरी स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। सेल्यूसिड साम्राज्य के एंटियोकस तृतीय और मैसेडोन के फिलिप पंचम ने टॉलेमिक क्षेत्रों को आपस में बांटने के लिए एक गठबंधन बनाया था। फिलिप ने कोरिया और थ्रेस में द्वीपों और शहरों पर कब्जा कर लिया था। 198 ईसा पूर्व में पेनियम की लड़ाई में एंटियोकस ने निर्णायक प्रहार करते हुए कोयला सीरिया पर कब्जा कर लिया, जिसमें जुड़िया भी शामिल था। दक्षिण में पिछली सरकार के दौरान शुरू हुआ एक शक्तिशाली स्थानीय विद्रोह अभी भी जारी था। हॉर्वेनिफर और बाद में अनक्वेनिफर नामक विद्रोही नेताओं ने वर्षों तक राजशाही के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और ऊपरी मिस्र के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इस सारी अफरा तफरी के बीच एक 12 वर्षीय लड़के को आधिकारिक तौर पर मेम्फिस में फराओ का ताज पहनाया गया, जबकि तकनीकी रूप से उसका शासनकाल 7 साल पहले ही शुरू हो चुका था और इसके लगभग तुरंत बाद यह फरमान जारी किया गया। आधिकारिक तौर पर इसमें राजा की उदारता की प्रशंसा की गई थी। उन्होंने मंदिरों को चांदी और अनाज दान किया था। अपने 8वें वर्ष में उन्होंने अतिरिक्त जल को बांध बनाकर नील नदी की असामान्य रूप से ऊंची बाढ़ को नियंत्रित किया और किसानों की फसलों की रक्षा की। इसके बदले में पुजारियों ने वफादारी का वादा किया और देवताओं के साथ उनका जन्मदिन और राज्याभिषेक समारोह हर साल मनाने तथा इस आदेश के पाठ को मिस्र के प्रत्येक मंदिर में तीनों लिपियों में प्रदर्शित करने पर सहमति व्यक्त की। संक्षेप में यह फरमान एक राजनीतिक अस्तित्व का दस्तावेज था। एक युवा राजा जिसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, बाहरी शत्रुओं और आंतरिक विद्रोह से घिरा हुआ था, उपहारों और चापलूसी से मिस्र के सबसे शक्तिशाली पुजारियों की वफादारी खरीद रहा था। देश की सर्वोच्च धार्मिक सत्ता मेम्फिस के पुरोहित वर्ग को औपचारिक रूप से उसके पक्ष में लाया जा रहा था। यह बात तो हमेशा से समझी जाती रही है, लेकिन एआई ने जो देखा वह बिल्कुल अलग था। इसने रहस्य को सुलझा दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई की खोज को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि इस पत्थर का अर्थ कितने लंबे समय तक पूरी तरह से खो गया था और मानवता ने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद चित्रलिपि पढ़ने की क्षमता धीरे धीरे लुप्त हो गई। सदियों से यह लिपि इतनी विशिष्ट हो गई थी कि अपने अंतिम वर्षों में भी केवल कुछ ही पुजारियों और लेखकों का छोटा समूह इसे समझ पाता था। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक मिस्र में लगभग कोई भी प्राचीन प्रतीकों को पढ़ नहीं पाता था। ईसाई धर्म का प्रसार, मंदिरों का बंद होना, पुरोहित वंशों का अंत, इन सब ने ज्ञान की जीवंत श्रृंखला को तोड़ दिया। अंतिम जात चित्रलिपि शिलालेख फैलाए में उत्कीर्ण किया गया था।
कुछ समय बाद डेमोटिक लिपि में लिखा गया अंतिम पाठ भी वहां दिखाई दिया, और फिर प्राचीन मिस्र की लेखन प्रणाली धीरे धीरे लुप्त हो गई। केवल पत्थर पर उकेरी गई मूक आकृतियां ही रह गईं। बाद के पर्यवेक्षकों को चित्रलिपि भाषाई के बजाय सजावटी लगी। वास्तविक लेखन की तुलना में प्रतीकात्मक कला अधिक। 5वीं शताब्दी में होरोपोलो नामक एक पुजारी ने चित्रलिपिका नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 200 चित्रलिपि का वर्णन किया गया और उनके अर्थ बताए गए। सदियों तक लोग इस पर विश्वास करते रहे, लेकिन इसमें से अधिकांश बातें गलत थीं। रहस्य को सुलझाने में मदद करने के बजाय इसने भ्रम को और गहरा कर दिया। 9वीं और 10वीं शताब्दी में अरब विद्वानों ने भी इस पर प्रयास किया और मिस्र के गिरजाघरों में अभी भी प्रयुक्त कॉप्टिक भाषा के साथ चित्रलिपि की तुलना की। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भी ऐसा ही प्रयास किया। अथानासियस किरचर ने चित्रलिपि को स्फिंक्स की पहेली का नाम दिया था। कोई भी इसे सुलझा नहीं सका। 1799 में रोसेटा स्टोन की खोज ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन रातों रात नहीं, प्रगति धीमी गति से हुई। प्रारंभिक विद्वानों ने यह पहचाना कि ग्रीक पाठ की तुलना डेमोटिक भाग से करने पर कुछ प्रतीकों के पीछे छिपी ध्वनियों का पता चल सकता है। स्वीडिश राजनयिक जोहान डेविड इक्रब्लैड अन्य नमूनों से डेमोटिक लिपि का अध्ययन कर रहे थे और उनका मानना था कि यह कॉप्टिक लिपि का एक प्रकार का घुमावदार रूप है। फ्रांसीसी प्राच्यविद एंटोइन इसहाक सिल्वेस्ट्रे डी सासी को 1801 में पत्थर की शुरुआती प्रतियों में से एक प्राप्त हुई और उन्होंने तुरंत देखा कि डेमोटिक लिपि का मध्य भाग उस लिपि से मेल खाता है जिसका अध्ययन इक्रब्लैड कर रहे थे। उन्होंने मिलकर डेमोटिक पाठ की तुलना ग्रीक पाठ से करना शुरू किया और उन शाही नामों की खोज की जो दोनों संस्करणों में दिखाई देते थे। अगले वर्ष तक डी सासी ने 5 नाम पहचान लिए थे: अलेक्जेंड्रोस, अलेक्जेंड्रिया, टोलेमियस, आर्सिनोई और शाही उपाधि एपिफेन्स। इक्रब्लैड ने 29 अक्षरों की एक वर्णमाला प्रकाशित की, जिनमें से आधे से अधिक सही निकले, लेकिन उन्हें एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि डेमोटिक विशुद्ध रूप से वर्णमाला आधारित लिपि नहीं थी। इसमें ध्वन्यात्मक संकेत तो थे ही, साथ ही ऐसे चित्रात्मक और प्रतीकात्मक तत्व भी थे जो सीधे ध्वनियों से मेल नहीं खाते थे। इस मिश्रण ने उनकी प्रगति को पूरी तरह रोक दिया। अगली सफलता लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी के विदेश सचिव थॉमस यंग के माध्यम से मिली। 1814 में डी सासी के साथ पत्राचार करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान कारतूच पर केंद्रित किया, जो चित्रलिपि में शाही नामों के चारों ओर बने अंडाकार फ्रेम होते हैं। उनमें से एक के अंदर उन्हें अक्षरों का एक क्रम मिला जो ग्रीक नाम टोलेमियस की ध्वनियों से मेल खाता था। उन्होंने एक ऐसी बात भी देखी जो पहले के विद्वानों की नजर से पूरी तरह छूट गई थी। चित्रलिपि और डेमोटिक लिपियां पूरी तरह से अलग अलग प्रणालियां नहीं थीं। उनमें 80 तक पहचानने योग्य समानताएं थीं। यह एक क्रांतिकारी खोज थी। इसका अर्थ यह था कि डेमोटिक एक स्वतंत्र आविष्कार नहीं था। यह चित्रलिपि लेखन का ही एक रूपांतरित वंशज था। यंग ने इन निष्कर्षों को 1819 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में प्रकाशित किया, लेकिन वह इससे आगे नहीं बढ़ सके। निर्णायक मोड़, अंतिम कुंजी, प्राचीन मिस्र के प्रति असाधारण जुनून रखने वाले ग्रेनोबल के एक शिक्षक जीन फ्रैंकोइस शैम्पोलियन से मिली। 1822 में उन्होंने फाइलेट ओबेलिस्क से प्राप्त शिलालेखों की प्रतियों का अध्ययन किया।
जहां विलियम जॉन बैंकीस ने टॉलेमियस और क्लियोपेट्रा के नाम पहचाने थे। इनसे शैम्पोलियन ने क्लियोपेट्रा नाम के ध्वन्यात्मक अक्षरों की पहचान की। रोसेटा स्टोन पर अंकित विदेशी नामों के साथ इनका उपयोग करते हुए उन्होंने शीघ्र ही ध्वन्यात्मक चित्रलिपि का एक वर्णमाला तैयार कर लिया। 14 सितंबर 1822 को उन्होंने पेरिस में स्थित एकेडमी रॉयल डेस इंस्क्रिप्शन एट बेल्स लेट्रेस के समक्ष अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उसी दिन अकादमी के सचिव को लिखे एक विस्तृत पत्र में उन्होंने असाधारण सटीकता के साथ इस खोज का वर्णन किया। महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि ध्वन्यात्मक चित्रलिपि का उपयोग न केवल ग्रीक नामों के लिए बल्कि मिस्र के नामों के लिए भी किया जाता था। अगले वर्ष अब्बू सिंबल में मिले मानचित्रों में रामसेस और थुटमोसिस के नाम देखकर इसकी पुष्टि हुई। इस पुष्टि के साथ शैम्पोलियन रोसेटा स्टोन से आगे बढ़े। दर्जनों अन्य ग्रंथों से जानकारी लेकर उन्होंने प्राचीन मिस्री भाषा का एक पूर्ण व्याकरण और चित्रलिपि का एक शब्दकोश तैयार करना शुरू किया। उनका निधन 1832 में हुआ, लेकिन उनके मूलभूत कार्य ने उन्हें उस व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया जिसने वास्तव में 15 शताब्दियों से मौन पड़े रहस्य को उजागर किया। शैम्पोलियन के बाद विद्वानों ने रोसेटा स्टोन की तीनों लिपियों में अनुवादों को परिष्कृत करना जारी रखा। जर्मन मिस्रविदों ने 1850 के दशक में संशोधित लैटिन अनुवाद तैयार किए। पहला अंग्रेजी अनुवाद 1858 में प्रकाशित हुआ। इस बात पर बहस जारी रही कि ग्रीक, डेमोटिक या हायरोग्लिफिक, इन 3 संस्करणों में से कौन सा मूल फरमान का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लोगों का तर्क था कि ग्रीक पाठ प्राथमिक था, जिसे टॉलेमिक प्रशासन द्वारा तैयार किया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि चित्रलिपि संस्करण में गहरा धार्मिक अर्थ निहित है। वहीं कुछ अन्य लोगों का सुझाव था कि तीनों का निर्माण एक साथ हुआ था और प्रत्येक का भाव और लक्षित समूह थोड़ा भिन्न था। लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि अनुवाद अब लगभग पूर्ण हो चुके थे। पत्थर को पढ़ लिया गया था, रहस्य सुलझ गया था, या कम से कम सभी यही मानते थे, जब तक कि एआई ने और करीब से जांच नहीं की। एआई का खुलासा। यहीं से कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। जब शोधकर्ताओं ने आखिरकार रोसेटा स्टोन के पूरे शिलालेख को उन्नत एआई भाषा प्रणालियों के माध्यम से जांचा, जो न केवल ज्ञात भाषाओं पर बल्कि हजारों ग्रंथों में मौजूद गहन भाषाई पैटर्न पर प्रशिक्षित उपकरण हैं, तो कुछ अप्रत्याशित घटित होने लगा। एआई ने केवल अनुवाद ही नहीं किया, इसने सवाल उठाए। इसने उन विवरणों को उजागर करना शुरू किया जिन्हें मानव विशेषज्ञों ने या तो अनदेखा कर दिया था या फिर उनका सरलीकरण कर दिया था। पहला मुद्दा था तारीखों का बेमेल होना। कई वर्षों से विद्वानों ने देखा कि ग्रीक चित्रलिपि और डेमोटिक खंड पूरी तरह से मेल नहीं खाते थे, लेकिन अधिकांश ने इसे एक मामूली त्रुटि मान लिया। एआई ने कुछ और ही देखा। इसने इस बेमेल को एक जानबूझकर किया गया पैटर्न माना, एक ऐसी विधि जिसका प्रयोग अक्सर प्राचीन ग्रंथों में किया जाता था, जो एक साथ 2 संदेश देने के लिए बनाई गई थी। एक स्पष्ट संदेश और दूसरा पूरी तरह से अलग श्रोताओं के लिए छिपा हुआ संदेश। फिर एक और गहरी खोज सामने आई, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने चित्रलिपि वाले भाग पर ध्यान केंद्रित किया, जो पाठ का सबसे पवित्र और जटिल हिस्सा था, तो उसे ऐसे वाक्यांश मिले जो उस युग के शाही शिलालेखों में कहीं और नहीं मिलते। ये आकस्मिक गलतियां नहीं थीं, ये सटीक और सोची समझी रचनाएं थीं। और जब इनकी तुलना प्राचीन मिस्र के धार्मिक ग्रंथों से की गई, तो ये चेतावनी भरे संदेशों की शैली और संरचना से काफी मिलते जुलते थे। ये संदेश उस समय लिखे गए थे
जब कोई सभ्यता अपने पतन के कगार पर होने का भय महसूस कर रही थी। दूसरे शब्दों में, यह केवल राजा की प्रशंसा मात्र नहीं रही होगी, यह एक चेतावनी हो सकती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इसके बाद सामने आई। एआई ने पाठ में छिपे असामान्य संख्यात्मक और कैलेंडर संबंधी संदर्भों का पता लगाया, विशेष रूप से उन अनुभागों में जिनमें यह वर्णन किया गया था कि राजा टॉलेमी पंचम ने नील नदी को कैसे नियंत्रित किया और भूमि की रक्षा की। पहली नजर में वे साधारण प्रतीत होते थे, लेकिन जब उस समय के खगोलीय आंकड़ों से उनका मिलान किया गया तो उन्होंने घटनाओं की एक श्रृंखला, प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक अस्थिरता और यहां तक कि खगोलीय संकेतों की ओर इशारा किया, जिनका पुरोहितों ने प्रतीकात्मक रूप से नहीं बल्कि शाब्दिक रूप से बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन किया होगा। 196 ईसा पूर्व में इस शिलालेख को बनाने वाले पुरोहित अराजकता के दौर से गुजर रहे थे। मिस्र में अस्थिरता थी, विद्रोह पनप रहे थे, विदेशी शक्तियां घेराबंदी कर रही थीं। जिस दुनिया को वे दैवीय व्यवस्था से युक्त मानते थे वह उनकी आंखों के सामने बिखर रही थी। और ये साधारण लोग नहीं थे, ये अपने समय के सबसे शिक्षित और आध्यात्मिक रूप से सबसे जागरूक व्यक्ति थे। इसलिए केवल एक शाही फरमान जारी करने के बजाय उन्होंने शायद कुछ और ही सोची समझी रणनीति अपनाई होगी। उन्होंने एक संदेश को सांकेतिक भाषा में लिखा होगा, एक ऐसा संदेश जिसे वे खुले तौर पर नहीं कह सकते थे, लेकिन जिसे खोने का जोखिम भी वे नहीं उठा सकते थे। यह संदेश मिस्र के रोम के हाथों पतन के बारे में था या किसी बड़ी बात के बारे में, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह उनके समय से कहीं आगे तक गूंजेगी। इस पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन एक बात स्पष्ट होती जा रही है। 200 से अधिक वर्षों तक विद्वान केवल सतही जानकारी ही प्राप्त कर रहे थे। उन्हें चाबी मिल गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। लेकिन एआई के अनुसार इसके पीछे कुछ छिपा हो सकता है। पुजारियों द्वारा सावधानी पूर्वक वहां रखी गई एक और परत, अर्थों का एक छिपा हुआ कक्ष, खोजे जाने के सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। और 2200 वर्षों तक इसे किसी ने नहीं देखा। अब तक जो बात इंसान नहीं देख पाए, उसे देखने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ी। हमने हमेशा रोसेटा स्टोन को एक उपकरण के रूप में देखा है, एक भाग्यशाली खोज जिसने हमें एक लुप्त भाषा को समझने में मदद की। लेकिन शायद यह महज एक उपकरण नहीं था, शायद यह एक संदेश था, एक ऐसी सभ्यता का सावधानीपूर्वक निर्मित गहन उद्देश्यपूर्ण संदेश जो जानती थी कि वह संकट में है और वे भविष्य के लिए कुछ छोड़ना चाहते थे। उस संदेश का असली अर्थ क्या है, चाहे वह चेतावनी हो, भविष्यवाणी हो या कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, यह एक रहस्य है जो अभी खुलना शुरू हुआ है। हो सकता है कि एआई ने हमें सही राह दिखा दी हो, लेकिन इसके पार जाना, इसमें अभी भी समय, धैर्य और मानवीय जिज्ञासा की आवश्यकता होगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि रोसेटा स्टोन सिर्फ एक चाबी नहीं थी, यह एक पत्र था और शायद हम इसे पढ़ना अभी सीख रहे हैं। अगर यह आपको दिलचस्प लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जितना हम गहराई में जाएंगे उतना ही यह स्पष्ट होता जाएगा। इतिहास में आज भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हमने अभी तक उजागर करना शुरू भी नहीं किया है।